सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज एक बार फिर से मैं RBS की 12th क्लास भूगोल के अंतर्गत जनजातियों का अध्ययन करवाने जा रहा हूं। अभी तक हमने एस्किमो और बुशमैन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। तो आज भारतीय जनजातियों का उल्लेख आपके सामने है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसे पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आज जो जनजाति आपके सामने है वो है भील। हालांकि इस जनजाति के सुधार के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है और इन्हें स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत प्रोत्साहन देने का भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से ये मुख्य धारा में शामिल होने चाहिए थे उस प्रकार से ये मुख्य धारा में उतनी तेजी से शामिल हो नहीं पा रहे। अब देखते हैं इस जनजाति का जो सामाजिक रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, इसमें जो कुछ भिन्नता पाई जाती है तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, अध्ययन करेंगे, देखेंगे। भील जनजाति देखो, मुख्य रूप से ये राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या है और राजस्थान की आदिवासी जनसंख्याओं में जो भील जनजाति है उसका दूसरा स्थान आता है। देखो, संथाल और गौड़ ये देखेंगे ये बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन जो भील जनजाति है वो भी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। संथाल तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। आगे देखेंगे निवास स्थान इनका कहाँ है। निवास स्थान ये दो स्थानों पर रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जनजाति हो वो हमेशा दुर्गम क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। वो इस सामाजिक चहल पहल से दूर एकांत में निवास करना पसंद करती हैं, जहां लोगों का आवागमन थोड़ा कम हो। तो हम देखते हैं ये दुर्गम और पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में होते हैं। देखो इनका निवास स्थान, जहां ऊंची पहाड़ियों पे ये लोग रहते हैं तो उन्हें कहते हैं पालवी, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पालवी से आप क्या समझते हैं, पालवी क्या है। तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाली भील जनजाति को हम क्या कहते हैं, पालवी। ये देखो ध्यान से देखेंगे। और मैदानों में जो भील जनजाति रहती है उसे कहते हैं बांगड़ी। तो पालवी और बांगड़ी मुख्य रूप से आप ये दो शब्दावली याद रखेंगे। जो ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, उसे कहते हैं पालवी, और जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उसे कहते हैं बांगड़ी। देखो, हमारे प्राचीन साहित्यों में भी भील जनजातियों का उल्लेख आता है। अगर हम रामायण की बात करेंगे तो वहां सबरी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सबरी एक भील जनजाति की कन्या थी जिसकी बचपन में ही शादी होने जा रही थी और वो इस शादी के विरुद्ध थी, तो वो बचपन में ही घर छोड़कर चली गई थी और दंडकारण्यक वन में, जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र, वही क्षेत्र दिखाया गया। देखो, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव, नासिक, ये जो बताए गए स्थान, ये वही जो दंडकारण्यक वन मैंने अभी नाम बताया, प्राचीन समय में उसी स्थान का नाम था ये। तो वो सबरी वनों में जाकर रहने लगी और भगवान श्री राम के लिए बेर लाया करती थी, ऐसी कथाएं हमने खूब सुनी हैं। और हर रोज अपनी कुटिया के सामने फूल बिछा देती थी मार्ग में कि जिस दिन भगवान आएंगे तो इन फूलों से चल के आए। हर रोज वो फूल सूख जाते थे, वो हर रोज बिछाया करती थी और उनके भोजन के लिए कुछ उसके पास नहीं था, तो सबरी ने बेर चुन के रख लिए थे एक टोकरी में, और उन बेरों में से आपने कथा में सुना होगा कि वो टेस्ट करके चख करके रखती थी कौन से मीठे हैं। तो भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे। तो ठीक है, तो इसको आप यहां देखोगे तो रामायण में कहां उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, मुख्य रूप से सबरी का। और कहां मिलता है, ठीक है।
तो ये आप लिख लो, दंडकारण्य वन में प्राचीन इतिहास में, प्राचीन साहित्य में भी भील जनजाति का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, आगे महाभारत में देखो उल्लेख मिलता है भीलों का। कहां मिलता है? महाभारत में एक नाम सुना होगा आपने, एकलव्य। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने इन्हें विद्या नहीं सिखाई थी, इसे तीरंदाजी, युद्ध कलाएं नहीं सिखाई थी, क्योंकि उस समय जनजातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। दानवीर कर्ण सूत पुत्र होने के कारण धोखे से शिक्षा उसने ली थी गुरु परशुराम के द्वारा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। तो प्राचीन भारत में देखो कितना भेदभाव का बोलबाला था। ठीक है, तो हमने उल्लेख देख लिया। तो प्राचीन काल में भी इनका उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे मध्यकाल के इतिहास में भी भील जनजाति का उल्लेख मिलता है। अकबर के समय में जब अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हो रहा था, तब भीलों ने महाराणा प्रताप का खूब साथ दिया था। उनके लिए तलवारें, भाले, बर्छी, तीर बनाने का काम किया और युद्ध में भी महाराणा प्रताप के सिपाहियों के साथ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और बलिदान दिया। तो इस प्रकार से इनका ये इतिहास है। अब देखो, भील जनजातियों का शासन भी हुआ करता था। भारत का जो पठारी भाग है उसमें मुख्य रूप से भील जनजाति थी। और राजस्थान में भी, राजस्थान का जो पठारी भाग है, हाड़ौती का पठार बोल लो आप, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, चंबल नदी की घाटी है वहां। तो देखो इनके शासन वाले जो क्षेत्र हैं, यहां इनका शासन था। देखो, एक शासन का नाम था डगारिया, वर्तमान समय में से क्या बोलोगे? डूंगरपुर। एक क्षेत्र है बसिया यानी बांसवाड़ा। एक क्षेत्र है कोटिया यानी कोटा। और एक क्षेत्र है दोआबा यानी उदयपुर। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये भारत के क्या नाम, राजस्थान के पठारी भाग में। राजस्थान के पठारी भाग में भील जनजातियों का शासन भी था। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भील जनजातियों द्वारा शासित क्षेत्र बताओ। तो भील जनजातियों द्वारा ये शासित क्षेत्र हैं। देखो, ठीक है, इनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। हम थोड़ा तीव्र गति से थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए जल्दी जल्दी अध्ययन करवाएंगे। आगे देखेंगे शारीरिक बनावट इनकी कैसी होती है। देखो, शारीरिक बनावट में देखोगे इनका नाटा कद होता है, नाक चौड़ी, आंखें लाल, रंग गहरा और जबड़े बाहर होते हैं। इस आप लाइन को लिख लेंगे। ये लोग परिश्रमी, ईमानदार और आजादी प्रेमी होते हैं, इसीलिए रहते हैं दुर्गम क्षेत्रों में। आजादी प्रेमी होते हैं, ठीक है। और चोरी को ये महापाप समझते हैं, चोरी नहीं करते, ये चोरी को पाप समझते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे। आगे देखेंगे निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? निवास क्षेत्रों में हमने बताया आपको, दुर्गम क्षेत्रों में, निर्जन क्षेत्रों में, जहां लोग नहीं रहते, जहां लोग रहना नहीं पसंद करते, वो निर्जन क्षेत्र भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो निर्जन क्षेत्रों में रहते हैं, दुर्गम, जहां आसानी से आवागमन न हो सके, तो दुर्गम क्षेत्रों में भील जनजातियां रहती। आगे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, दुर्गम वन क्षेत्र होते हैं, ये निर्जन भी होते हैं, दुर्गम भी होते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। आगे देखेंगे तो निवास क्षेत्रों में मुख्य रूप से राजस्थान देखेंगे, तो राजस्थान के ये देखो क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ देख रहे हैं, राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, ठीक है। तो वहां भील जनजाति है। मध्य प्रदेश में देखेंगे झाबुआ और रतलाम, बिल्कुल चंबल की घाटी की सीमा से लगता है। गुजरात में देखेंगे पंचमहल और बड़ोदरा। महाराष्ट्र में देखेंगे औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव और नासिक। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको लिख लें। बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो इसको आप लिख लें और इससे आगे की जानकारी हम अभी आपको बारी बारी से क्रम से बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, ठीक है। चलिए अब जानते हैं भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। देखो, आर्थिक क्रियाकलापों में प्राचीन काल में भील जनजातियां कृषि कार्यों से दूर थीं, एक तीरंदाज और एक आखेटक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहे और उन्होंने कृषि कार्यों को अपना लिया, क्योंकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, उपजाऊ जमीन वाले देश में कितने दिनों तक इससे वंचित रहा जा सकता है। वर्तमान में देखते हैं 80% भील कृषि कार्यों में संलग्न हैं, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। जो इनके कृषि करने का ढंग है, एक को कहते हैं दादिया और एक को कहते हैं चिमाता। ये प्रश्न पूछा जाता है, दादिया और चिमाता क्या है? यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कर रहे हैं वो दाजिया, और जो मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य कर रहे हैं उन्हें चिमाता। ये देखो, देख लेते हैं, आगे देखते हैं ये कृषि में क्या क्या कर रहे हैं। कृषि में खाद संग्रहण, और खाद संग्रहण में मुख्य रूप से खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, ठीक है, साग सब्जियों का उत्पादन करते हैं और चारे का उत्पादन करते हैं अपने पशुओं के लिए, ठीक है। अब पशुपालन में कौन कौन से पशुओं का ये पालन कर रहे हैं? देखो, पशुपालन के अंतर्गत देखेंगे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुक्कुड़, ये इनके प्रमुख पालतू जानवर हैं। तो इनको आप बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, और इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जनजातियों वाला जो अध्याय है आपका दूसरा, मानव भूगोल के अंतर्गत 12वीं क्लास में, तो उसमें ये मुख्य जनजाति है, परीक्षा में बहुत अधिक पूछी जाती है, ठीक है। और खासकर राजस्थान के अंतर्गत तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। आरबीएससी में ये प्रश्न बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आगे देखेंगे, वनों से ये क्या प्राप्त करते हैं? कंदमूल, फल और पत्तियां प्राप्त करते हैं वनों से, ठीक है। और देखेंगे आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। कुछ ही जनजाति जो बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं वो शिकार करते हैं जंगली पशुओं का, और जहां तालाब है या जलाशय हैं वहां से मछलियां पकड़ते हैं। देखो, मुख्य रूप से ये मांसाहारी है, ये इनकी परंपरा में है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से करेंगे मांसा। और महुआ की सरार, महुआ एक पेड़ होता है, ठीक है, जो पठारी गांवों में मुख्य रूप से पाया जाता है। महुआ की मदिरा इनका प्रमुख सेवन करने वाला पदार्थ है, मांसाहारी को ये होते ही। आगे देखेंगे, ये वर्ष पर्यंत मक्का का सेवन करते हैं। उत्सव के समय चावल, चोखा और लापसी, देखो ये इनका मुख्य भोजन है। हमारे यहाँ जब उत्सव होते हैं तो कुछ और होता होगा, लेकिन इनके यहाँ चावल, लापसी और ये चोखा, ये मुख्य रूप से इनका भोजन है उत्सव के दौरान। वैसे मक्का वर्ष पर्यंत खाते हैं। आगे देखेंगे गेहूं, चना, उड़द, मूंग, ये इनके भोजन में अब मुख्य रूप से शामिल हो गया है। भील जनजाति का जीवन और रहन सहन पहले जैसा नहीं रहा, जैसे प्राचीन काल में था वो नहीं रहा, उसमें बहुत अधिक बदलाव आया है। देखो, वस्त्र देखोगे, आजादी से पूर्व ये लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते थे, बिल्कुल असभ्य और जंगली भी वहां रहते थे। आजादी से पूर्व बहुत कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन आजादी से पूर्व की बात करेंगे कि लोग छाल से बने नेकर पहन लेते थे, जानवरों की खाल से बने नेकर, छोटे छोटे हाफ पैंट आप कह सकते हो उनको, और पेटीकोट पहना करती थी केवल औरतें, और चुन्नी ओढ़ लिया करती थी, ठीक है। तो आगे देखेंगे वर्तमान समय में क्या हुआ। वर्तमान समय में इनमें बहुत बदलाव आया आजादी के बाद। पुरुष कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहनने लगे, महिलाएं घाघरा, कांचली और लुंगड़ी पहनने लग गई, और लड़के लंगोट पहनने लग गए, और लड़कियां ओढ़नी और घाघरी पहनने लग गई, ठीक है। तो ये आदिवासी भील हैं, उनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, ये इनका भोजन हो गया, और ये इनके वस्त्र हो गए आजादी से पूर्व और आजादी के उपरांत, ठीक है। तो ये भील जनजाति से संबंधित कुछ और बहुत ही आवश्यक पॉइंट थे, तो इनको आप नोट कर लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने भील जनजाति के वस्त्रों के संबंध में जाना। अगर आभूषणों के संबंध में जानेंगे तो आप लिख लीजिए कि ये चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल और लाख की चूड़ियां, ये इनके मुख्य आभूषणों में शामिल हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे, चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल और लाख की चूड़ियां पहनते हैं, ये मुख्य रूप से यही इनका पहनावा है। आभूषणों में देखेंगे। अब आगे बात आती है निवास गृह की।
कि भील जनजातियों का निवास गृह कहाँ है और किस प्रकार से बने हुए होते हैं। देखो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं तो इनके निवास स्थान प्रकीर बस्ती के रूप में होते हैं। इसको लिखते चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जो इनकी झोपड़ी होती है खेत के मध्य में टीले पर बनी होती है और वहीं खेत के बीचों बीच में इनके आवास होते हैं, अन्न भंडार होते हैं और पशुओं के रहने के लिए भी आवास होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दीवारें जो अपना जो आवास स्थान बनाते हैं मिट्टी की, पत्थर की और बांस की सहायता से बनाते हैं। इनकी छत पर खपरेल होती है, खपरेल जानते हो, मिट्टी से बने हुए होते हैं और वो बांस पे ऐसे करके रख देते हैं क्रमशः, तो एक आवास बन जाता है ठीक सा। तो इस प्रकार से वो खपरेल आप जान लो। आगे देखेंगे, हाँ, इनके जो बड़े गांव होते हैं, इन बड़े गांव को ये कहते हैं पाल। बड़े गांव को पाल नाम से पुकारते हैं और जो छोटा गांव होता है उसको कहते हैं फला और जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती या बेलावा होता है, ठीक है। बेलावा ये नाम है और कुछ नहीं है। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। तो ठीक है, इसको देखेंगे। आगे औजार एवं बर्तन, इनके औजार और बर्तन के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। देखो इनके जो औजार हैं, धनुष बाण है, तलवार है, खंजर है। देखो शिकारी रहे हैं शुरुआत से तो इनके औजार होने ही चाहिए। तो बाण, विष लगे बाण भी होते हैं इनके। देखो हारियो और रोबदो, ये दो शब्दावलियां आई हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। हारियो और रोबदो ये क्या है? ये भील जनजाति द्वारा प्रयोग की गए बाण होते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए, पक्षी पकड़ने के लिए इनके पास और भी तरीके होते हैं। संपन्न लोग, संपन्न भील, इनके घर में बंदूक होती है। पक्षी पकड़ने के लिए जो इनके पास जाल होता है और रस्सियों की सहायता से बना लेते हैं, उसे कहते हैं फतकिया, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे, बहुत ही आवश्यक है ये। आगे देखेंगे, प्रत्येक भील के घर में मिट्टी के बर्तन मिलेंगे आपको, प्रत्येक भील के घर में, और चक्की मिलेगी आटा पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए, ठीक है। और बांस से बना पालना मिलेगा प्रत्येक भील के घर में। हालांकि हर एक भील के घर में अब हर प्रकार के बर्तन हैं, अधिकांशतः आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ जाने के बाद, लेकिन मिट्टी के बर्तन और ये आपको चक्की हर एक भील के घर में लगभग मिलने वाली है, ठीक है। आगे देखेंगे, समाज और संस्कृति समूह व कुल में रहते हैं, ठीक है। पितृ सत्तात्मक इनके परिवार होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक समाज का इनका एक गण चिन्ह होता है, ठीक है। और भील समाज में विवाह अति आवश्यक होता है। प्रत्येक युवक विवाहित होगा। बहुपत्नी प्रथा भी है भीलों में, मुख्य रूप से बहुपत्नी प्रथा देखी जाती है। लेकिन एक खास बात देखना है, जो प्रस्ताव है, विवाह का प्रस्ताव है, हमेशा वर पक्ष की तरफ से आएगा, कन्या पक्ष की तरफ से नहीं आएगा। तो कन्या पक्ष की तरफ से विवाह प्रस्ताव नहीं आता है। एक देखो गोल गाधिलो है, वीरता का प्रदर्शन करते हुए जब कोई भील अपनी शादी करके लाता है तो उस प्रथा को कहते हैं गोल गाधिलो, ठीक है। इसका नाम याद रखना, वीरता द्वारा किया गया विवाह, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ, वीरता द्वारा किया गया विवाह। कन्या का मूल्य, कभी कभी ऐसा भी होता है कन्या का मूल्य भी चुकाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं दापा, ठीक है। तो हम इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और स्मरण रखेंगे ये दापा क्या है। दापा भील जनजातियों में जब विवाह करके लाता है कोई युवती और कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है तो उसे दापा कहते हैं। ये लोग प्रकृति के पूजक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रकृति के पूजक होते हैं, कृषि यंत्रों की, उपकरणों की पूजा करते हैं और मृतक व्यक्तियों को ये दफनाते नहीं है, ये दाह संस्कार करते हैं, यानी अग्नि को सुपुर्द करते हैं। तो मृतक में दाह संस्कार की प्रथा है। पर्व वही पर्व है जो हम लोगों के पर्व हैं, दीपावली और होली मुख्य रूप से ये पर्व मनाते हैं। अब नृत्य स्पेशल आप देखोगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। भील जनजाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो 3 नृत्य मुख्य रूप से याद रखना, घूमर, गैर और गबरी। ये भील जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। और रणघोष, जैसे कोई युद्ध की आशंका, जैसे कोई आपातकाल की स्थिति हो तो इनका एक रणघोष होता है, एक इनके पुकारने की, एकत्रित होने की वो इनकी परंपरा है। अगर इन्होंने एक शब्द प्रयोग कर दिया फायरे फायरे, तो आसपास के सभी भील एकत्रित हो जाते हैं और वो जान लेते हैं कोई संकट है तो उससे उनको एक साथ एकजुट होकर के उससे निपटारा करना है, उससे संघर्ष करना है, मुकाबला करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भील जनजाति के संबंध में निवास गृह, औजार एवं बर्तन, समाज एवं संस्कृति, किस प्रकार से इनमें विवाह
वाली जो प्रथाएं चलती हैं। ठीक है, तो अब आगे के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। ठीक है, बहुत ही आवश्यक बिंदु। भील जनजाति के सामाजिक जीवन के संबंध में एक नजर डालते हैं। देखो भील जनजाति का सामाजिक जीवन, देखो भील में एक पितृवंशी गोत्र होता है, पितृवंशी गोत्र को अटक कहा जाता है। ठीक है, तो इस अटक शब्द को याद रखेंगे, भीलों के पितृवंशीय गोत्र को अटक कहते हैं, और भील हमेशा अन्य गोत्र में ही शादी करते हैं। ठीक है, वो अपने गोत्र में ही शादी नहीं करते, वो अन्य गोत्र में शादी करते हैं। और देखो शादी के प्रकार देखेंगे, मोर, बंदिया, अपहरण, देवर, विनिमय, सेवा और क्रय। अब इनके संबंध में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अगर कन्या का मूल्य हमने 2 बताया था, 2 का, तो वो देकर अगर शादी होती है तो क्रय विवाह हो गया, सेवा विवाह, जैसे लड़का कन्या के घर पे जाके कार्य करता है, सेवा भाव से उन परिवार को प्रसन्न करता है, तो हो गया विनिमय, इसमें खरीदारी वाली बात हो गई। देवर, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह। अपहरण, गोल गाधेड़ो प्रथा के द्वारा वीरता का प्रदर्शन करके। ठीक है, और ये शादी हो गई सीधी सीधी वाली। अब देखेंगे बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला बाद में देखेंगे। देखो धार्मिक संस्कार, यहाँ जो धार्मिक संस्कार करने वाले होते हैं, ठीक है, उन धार्मिक संस्कार करने वाले को यहाँ कहते हैं भगत। ठीक है, और जो झाड़ फूक करता है, झाड़ फूक करने वाले को उसमें उसकी संस्कृति में कहते हैं भोपा, और जो गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। ठीक है, अब स्थानीय लोक देवताओं के संबंध में और देख लेते हैं। जो जनजाति भील जनजातियों के लोग हैं, स्थानीय लोक देवताओं जैसे बिरसा मुंडा, धारल, गोराजी, माताजी, काराजी, गोविंद गुरु, लासोड़िया, महाराज, इन स्थानीय लोक देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भील जनजातियों के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको समस्त पाठ्यक्रम के संबंध में बता दिया है। और इतने पाठ्यक्रम से ही अगर भील जनजाति से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये मुख्य पाठ्यक्रम है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपको अगर इस वीडियो को समझने में कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, एक बार फिर से आपको एक एडवाइस, एक सलाह देना चाहूंगा, एक मशवरा देना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इस जितने भी पाठ्यक्रम को लिखाया गया है, एक बार वीडियो दोबारा से फिर से देखेंगे, कम से कम 2 बार वीडियो को प्ले करके आप देखेंगे तो आपको भली बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये विवाह के संबंध में हमने आपको बता दिया है, इनको लिखो। अब देखो बेणेश्वर मेला, इन्हें भील जनजाति के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। सोम, माही और जाखम नदियों के ये भी त्रिवेणी हैं, यानी 3 नदियां हैं, इनके संगम पर लगता है। और उस मेले में देखो शिव की अर्चना, शिव की पूजा होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेणेश्वर के मेले में जो स्थानीय मान्यता के अनुसार किस आराध्य की पूजा की जाती है, तो शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने भील जनजाति का समग्र अध्ययन किया। तो आपके पाठ्यक्रम में एक जनजाति का अध्ययन और बाकी बच जाता है। ठीक है, तो कल हम उस जनजाति का अध्ययन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप बड़े अच्छे तरीके से आप दोबारा इसको प्ले करके देख सकते हैं। गौड़ जनजाति और रह जाती है और आपका दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। तो आप इसे लिखते रहिए, नोट करते रहिए और इंतजार करिए आगे आने वाले अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा पार्ट पूर्ण करवा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी थी और आगे की कहानी हम लेकर आएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।